नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं एडिटोरियल एनालिसिस द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर विद जनता कनेक्ट। तो दोस्तों, आज है 11 अगस्त 2021 और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी चीज़ों को लेकर बात करता है और काफ़ी बदलाव की बात करता है हमारे भविष्य में। तो आपको बिना किसी देरी के बता दें कि आज के टॉपिक का जो हेडिंग है, यानी कि एडिटोरियल टॉपिक जो है वो है क्लाइमेट रियलिटी चेक, यानी कि क्लाइमेट का रियलिटी चेक होने वाला है इस एडिटोरियल में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है एडिटोरियल सब हेडिंग एंड हु इज़ द राइटर। तो भैया जो सब हेडिंग है वो है ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इन इंडिया इज़ अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स, कम्युनिटीज़, फेडरलिज्म एंड जॉब्स। यानी कि ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल अगर इंडिया में होने जा रहा है तो वो मैटर करता है पॉलिटिक्स में भी, कम्युनिटीज़ में भी, फेडरलिज्म में भी और एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब में भी। तो आपको बता दें कि कौन है इस एडिटोरियल के राइटर हैं चंद्राभूषण, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में I-FOREST ही कहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के जान लेते हैं क्या कुछ है आज के एडिटोरियल से एडिटोरियल क्रक्स। तो पहला है ग्रीन पिक्चर ऑफ फ्यूचर, यानी कि दयनीय तस्वीर भविष्य की। डिस्पैरिटी रेजेस मेनी क्वेश्चंस। थर्ड है द गुड न्यूज। फोर्थ है फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री। 5 है लार्ज नंबर ऑफ पीपल और 6 है 5 की एलिमेंट्स। तो आइए बिना करते हैं पहले क्रक्स के साथ, जो कि है द ग्रीन पिक्चर ऑफ फ्यूचर, यानी कि कैसे जो हमारे भविष्य की तस्वीर दयनीय वाली है। इसके लिए जो राइटर हैं वो शुरुआत में ही इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे जो लेटेस्ट IPCC रिपोर्ट, जिसकी सभी को इंतज़ार था और जो कि मंडे को रिलीज़ हुई, उसके बाद से द ग्रीन फ्यूचर ऑफ future if the world fails to eliminate the use of fossil fuel over next 3 decades। यानी कि अगर दुनिया में फॉसिल फ्यूल का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, अगर उसको कम नहीं किया गया तो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा ग्रीन पिक्चर होगा पूरे वर्ल्ड में। तो इसमें फोकस सबसे ज़्यादा भारत पर ही है, क्योंकि भारत में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा है और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट है फॉसिल फ्यूल सेक्टर से वो भी भारत में ज़्यादा है। तो इसमें आगे कहा गया कि इंडिया विल डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी कि जो जैसे कि मॉनसून में जो बदलाव आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में सुनामी और ये तूफ़ान, आम्फन तूफ़ान जैसे बड़े बड़ी सुनामी, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है देश को भी और यहाँ के लोगों को भी। कैसे जो तटीय क्षेत्र पे जो लोग रहते हैं उनको फटाफट हटा के एक सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाता है। तो इस तरीके के ट्रांजिशन यानी कि जो बदलाव हैं वो देखे जा सकते हैं भारत में, अगर जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि इंडियाज़ एनर्जी मैप, यानी कि 85% of a coal production is concentrated with the relatively poor eastern central state of, यानी कि 85% जो कोल का जो प्रोडक्शन होता है वो रिलेटिवली जो भारत के पूर्वीय गरीब स्टेट्स हैं उनमें होता है, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। एंड 60% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल एंड 80% ऑफ करंट कैपेसिटी इज कंसर्न्ड रिलेटिवली वेल्दी साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट, यानी कि जो साउथर्न स्टेट्स हैं और जिनकी मतलब कहते हैं ना कि इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन होता है। उसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो एनर्जी का जो चेंज है इसमें भी काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है चीज़ों को लेकर
और सारी चीज़ों को लेकर। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्रक्स की तरफ, जो कि है डिस्पैरिटी रेजेस मेनी क्वेश्चन, यानी कि जो डिस्पैरिटी है वो बहुत सारे सवाल खड़ा कर देती है। तो आपको बता दें कि कैसे जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं, उसके लिए इसमें एग्जाम्पल्स क्या दिए गए हैं। लाइक हाउ विल एनर्जी ट्रांजिशन अफेक्ट इंटरस्टेट रिलेशन, यानी कैसे जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो इंटरस्टेट के रिलेशन को इफेक्ट करता है। व्हाट इम्प्लीकेशन विल इट हैव ऑन गवर्नमेंट रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रीजनल इक्वालिटी, यानी कि अगर चेंजेस बदलाव करती है सरकार इन सब चीज़ों को लेकर तो क्या इम्प्लीकेशन होगा गवर्नमेंट की तरफ से रेवेन्यू को लेकर, पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेकर, और जो रीजनल इक्वालिटी जो पैदा होगी उसको लेकर। व्हाट हैपन, क्या होगा उन जिलों का जैसे कि धनबाद, सिंगरौली, कोरबा, अंजुल और पश्चिम वर्धमान, जहां पर कोल सबसे बड़ा रीजन है एम्प्लॉयमेंट का और वहां की इकोनॉमी के ग्रोथ का। क्या होगा रीस्किल एंड री एम्प्लॉय मिलियंस ऑफ वर्कर्स फॉर्मली एंड इनफॉर्मली एम्प्लॉयड इन फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट इंडस्ट्री लाइक थर्मल पावर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरीज, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोल पंप्स एंड यूरिया फर्टिलाइजर। यानी कि ठीक है, आपने कोल इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग को शिफ्ट कर देंगे कहीं और, ठीक है, लेकिन कोल इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे थर्मल पावर हो गया, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरीज, ये सब हो गया, इनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको कहाँ लेकर जाएंगे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे फॉर्मली वर्कर्स ही हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स भी बहुत हैं। तो उनका रिकॉर्ड और उनके लिए नौकरी और जॉब का प्रबंध कौन करेगा? There aren't hypothetically questions to be debated through future lens. क्या आपको नहीं लगता कि ये इतने जो बड़े सवाल हैं ये भविष्य के चश्मे से देखे जाने चाहिए और इन पर बातचीत होनी चाहिए? These are on the contrary current concern that must be addressed immediately as coal and oil use will have to decline dramatically over 2 to 3 decades to avoid worst impact of global warming। यानी कि आने वाले 20 से 30 सालों में हमें कोल और ऑयल का जो यूज है उसे नाटकीय तरीके से सबसे ज़्यादा कम करना होगा, नहीं तो हमें तैयार रहना होगा ग्लोबल वार्मिंग के सबसे खतरनाक इम्पैक्ट को झेलने के लिए। तो हमारा जो तीसरा क्रक्स है वो है द गुड न्यूज़, यानी कि गुड न्यूज़ क्या है? अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी ये सारी हमारे लिए कहीं ना कहीं बैड न्यूज़ थी, तो इसमें गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी ट्रांजिशन ऑफ टेक्नोलॉजीज जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट में बहुत इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें आप शामिल कर सकते हैं टाटा टू रिलायंस, अडानी टू महिंद्राज। वो तैयार हैं, पहले से ही बैठे हुए हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, बैटरी स्टोरेज एंड ईवीज की तरफ, यानी कि कैसे इलेक्ट्रिक वाहन लाया जाए, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी के साथ आगे बढ़ा जाए, उन टेक्नोलॉजी पर ऑलरेडी काम करने को वो लोग तैयार हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ भी है कि हमारी मार्केट अभी से ही अपने आप को तैयारी में करके बैठी, और कहीं ना कहीं मार्केट भी जानती कि आने वाला समय रिन्यूएबल एनर्जी का है जो कि पोल्यूशन से फ्री है। However, if the transition away from coal and oil is not well managed, अगर हम बदलाव ला रहे हैं और इसे सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो countries district will be pushed even further into poverty। यानी कि अगर हम सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हम एक इंडस्ट्री पर लगाम तो लगा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ अगर हम उसको सही से एम्प्लॉय जनरेशन नहीं दे पा रहे हैं, जो लोग वहाँ से निकल रहे हैं, तो देश में बहुत बड़ी पॉवर्टी की समस्या पैदा हो जाएगी। और इतना ही नहीं, जो इसका रेमिनिफिकेशन यानी असर जो देखने को मिलेगा वो पॉलिटिकल इकोनॉमी पर भी मिलेगा, खास करके सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया में, जहाँ पर कोल ही लोकल कल्चर और पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर कोल में न जाने कितने लोग ऑफिशियली अनऑफिशियली एम्प्लॉयड रहते हैं, और वहाँ पर कोल माइनिंग करके, कोल बेच के, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोल पर ही वहाँ पर डिपेंड करती है। तो ऐसे लोगों के लिए कैसे बदलाव होगा और कैसे ये सारी चीज़ें मतलब
गवर्नमेंट फैसला लेकर करेगी, ये सारा अभी भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो चौथा क्रक्स है वो है फोसिल फ्यूल इंडस्ट्री, यानी कि जो फोसिल फ्यूल हमारी जो इंडस्ट्री है उसके बारे में है कि मतलब क्या कंट्रीब्यूशन है फोसिल फ्यूल इंडस्ट्री का हमारे देश में। तो आपको बता दें कि मोस्ट कोल एरियाज आर इम्प्रोज्ड एंड पोल्यूटेड, यानी कि बहुत पोल्यूटेड है, with more than half of the pollution suffering from multi-dimensional poverty। मतलब कि जो लोग कोल इंडस्ट्री में जो अनऑफिशियल वर्कर जो काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी के शिकार हैं। इनफॉर्मल वर्कफोर्स अप्रोक्सीमेटली 4 times द फॉर्मल एम्प्लॉयज़, यानी कि अगर 10 फॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयज़ 40 हैं, 4 टाइम ज़्यादा हैं। As a result, a vast majority of workers don't have employment security. Secondly, the fossil fuel industry has a large footprint. There are 120 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 120 ज़िले हैं जहां पर फॉसिल फ्यूल एक बहुत बड़ा उद्योग है, इंडस्ट्री है। 60 डिस्ट्रिक्ट में 95% कोल प्रोडक्शन होता है, 60% थर्मल पावर कैपेसिटी है, 90% ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है। Disruption will occur in the district early on, perhaps within the next 5 years, as alternative technologies are already in the market। यानी कि मार्केट में जो अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है वो आ चुकी है, लेकिन अगर इन 120 डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए और यहाँ से अगर हम फैसले लें और आने वाले जैसे कि 20 और 30 साल का जो टारगेट है उसमें अगर हम अभी से शुरू करेंगे तब जाके हम कहीं ना कहीं चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो जो पांचवा क्रक्स है वो है लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, यानी कि किस तरीके से ये जो इंडस्ट्री है वो भारत के लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉय करती है, क्योंकि कोल से थर्मल, ऑटोमोबाइल, आयरन, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री, माइनिंग, मतलब इन सब सेक्टर्स में इतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब जनरेट किया है, इतने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। और एक आंकड़ा इसमें दिया गया है कि यूनाइटेड स्टेट में 54,000 लोग सिर्फ एम्प्लॉय थे 2019 में इस सेक्टर में, जबकि भारत में 2.0 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं इस सेक्टर में। तो ये 20 लाख लोग भाई कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? और जब सिचुएशन ऐसी है कि कोविड के बाद ऑलरेडी भारत में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, वैसे में अचानक से 20 लाख लोग और बेरोजगारी की तरफ अगर चले जाएंगे तो इन 20 लाख लोगों और इनके परिवार, मान लीजिए एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो ऐसे करके आप 1 करोड़ का आंकड़ा ले सकते हैं। तो यानी कि 1 करोड़ परिवार बेरोजगार हो जाएगा, उसके खाने पीने के लिए क्या चीज़ होगी। तो फोर्स सी बात है, पॉवर्टी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। फाइनली द फोसिल फ्यूल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू एक्सचेंजर, यानी कि अब सरकार का जो खजाना है, सरकार की जो जेब है, उसको भी तो ये कोल और ऑयल इंडस्ट्री भरती है। अब आप जो आंकड़ा है उसमें ये भी कहता है कि 18.8% टोटल रेवेन्यू रिसीव टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इस इंडस्ट्री से सेंट्रल गवर्नमेंट को 18.8 यानी कि जितना उनको 100 रुपये में से 18.8 रुपया इस इंडस्ट्री से मिलता है। तो वहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको 8.3 रुपया 100 रुपये में से मिलता है एज अ रेवेन्यू रिसीव्ड। ये आंकड़ा है 2019 और 2020 का। तो अब सरकार भी तो अपना इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं छोड़ सकती कि कोविड काल में आपने देखा ही होगा किस तरीके से प्रॉफिट के लिए, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब की दुकानें खोल दी जाती हैं। तो सरकार तो फिर ये कैसे ही बंद कर देगी, अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं होने देगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि एनवायरनमेंट के लिए जाता है, क्या चीज़ें होती हैं। जो छठा क्रक्स है वो है 5 की एलिमेंट्स, यानी कि वो क्या 5 एलिमेंट्स हैं जिन्हें अब कंसीडर करके इंडिया को बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो पहला है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रीज एंड फोसिल फ्यूल डिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो फोसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हैं उनको रीस्ट्रक्चर करना है इकोनॉमी में और उनकी इंडस्ट्रीज को रीपर्पोजिंग, यानी कि द लैंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज होल्ड वास्ट लैंड and asset, for example coal mines, thermal power plants have above 0.3 million hectare of land
which can be repurposed to build new green economy। यानी कि अब वहाँ पर न्यू ग्रीन इकोनॉमी बनाने की जरूरत है। रीस्किलिंग यानी कि एग्जिस्टिंग एंड स्किलिंग न्यू वर्कफोर्स टू अवॉइड जॉब लॉस एंड क्रिएट अ न्यू वर्कफोर्स फॉर द ग्रीन इंडस्ट्री। और चौथा है रेवेन्यू सब्स्टिट्यूशन यानी कि इन्वेस्टमेंट इन जस्ट ट्रांजिशन। This will require progressively moving taxes away from the fossil using fossil taxes like GST compensation। तो भैया अब कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट भी है उसे बदलाव के लिए ही इन्वेस्ट कीजिए, और जिस तरीके से ये वाली इंडस्ट्री है इसके पैरेलल में अब एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करने की जरूरत है। अब रिस्पॉन्सिबल social and environmental practices during the transition process to create better world than today। यानी कि अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे भी करके हम सोशल एनवायरनमेंट प्रैक्टिसेस को लागू करें ताकि आज से अच्छा हमारा भविष्य, हमारी दुनिया बन सके। द फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल इज इमिनेंट, वी हैव नो चॉइस। यानी कि अब अपनी जिंदगी से फॉसिल फ्यूल को हटाना ही होगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो क्या कुछ है आपके विचार क्लाइमेट रियलिटी चेक आज के इस एडिटोरियल को लेकर, जिसको लिखा है चंद्रा भूषण ने, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही हम आपको बता देते हैं कि आज के वर्ड मीनिंग क्या है। पहला है रेमिनिफिकेशन जिसका मतलब होता है असर, और प्लेग्ड जिसका मतलब होता है त्रस्त, यानी कि सब लोग त्रस्त हो चुके हैं। तो कैसा लगा आपको एडिटोरियल, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपकी क्या राय है IPCC रिपोर्ट को लेकर, और क्या कुछ वो तरीके हैं जिसे भारत सरकार को फॉलो करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम यहाँ पर अनएम्प्लॉयड कंट्रीज भी ना बने, और जब हम यहाँ पर ट्रांजिशन यानी कि बदलाव करें फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पर जो वर्क फोर्स है यहाँ पर अच्छे से एम्प्लॉयड होकर इस तरफ पहुँच सके। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बताएं, और देखते रहें एडिटोरियल क्रक्स हिंदी में जनता कनेक्ट के साथ। धन्यवाद।